हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो होंगे आपके धेआईएएस कोचिंग के। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन एक गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है? रथ एवं दांडेकर समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति, गोस्वामी समिति। तो इसका आंसर होगा आपका डी, गोस्वामी समिति जो है इससे संबंधित नहीं है गरीबी निर्धारण से। रथ एवं दांडेकर समिति कब बनी थी? तो 1971 में इसका गठन किया गया था। अलग समिति आपका 1979 में इसका गठन किया गया था। अलग समिति का गठन कब किया गया? तो 1979 में। लकड़वाला समिति की गठन कब किया गया? तो 1989 में इसका गठन किया गया था। ये तीनों ही समितियाँ किससे संबंधित है? तो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। गोस्वामी समिति आपका किससे संबंधित है? तो ये आपके औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, विश्व के सभी गांवों के विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है आपका वैश्विक गाँव की संकल्पना। किसने दिया था इसको? तो इसने दिए मार्शल मैकलुहन ने जो है वैश्विक गाँव की संकल्पना दिए थे। मैकलुहन, इन्होंने जो है वैश्विक गांव की संकल्पना दी और इसमें क्या कहा कि पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में परिवर्तित करना ही वैश्विक गांव कहलाएगा। ये किसके माध्यम से होगा? तो विकास जो है किसके माध्यम से होगा? परिवहन एवं संचार के माध्यम से होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु वे धनाढ्य नहीं है, क्या कहा जाता है? हार्स कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट, काऊ लायन। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बुलक कैपिटलिस्ट जो है उन किसानों को कहा जाएगा जिनके पास कुछ साधन तो है लेकिन वो धनाढ्य नहीं है या वो धनी व्यक्ति नहीं है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? शहरी संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और संरचना। तो ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। स्मार्ट का विस्तारित रूप जो है क्या है? स्कोप। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म है आपका स्कोप मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल। ये आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म है। ये जो है 2 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया देशों में। किसके विकास के लिए? तो आयुर्वेद के अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है स्मार्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ या लॉन्च किए जाने की तिथि के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं कौन सी योजना कब आई है। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये कब आया था आपका? तो 4 जनवरी 2023 को आया है। 4 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब आई है? तो 17 सितंबर 2023 को ये भी लॉन्च की गई है। मेरा युवा भारत कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। पीएम जनमन ये कब लॉन्च किया गया है? तो 15 नवंबर 2023 को। ये कुछ 2023 की इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कब आपका लॉन्च किया गया है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं और ये सभी आपको तैयार होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पहला कथन तो आपका सही है लेकिन दूसरा कथन जो है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आर्टिकल 171 के अनुसार कहा गया है कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम जो है 40 से कम नहीं होगी। न्यूनतम कितना होगी? तो 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, ठीक, वहीं पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य जो है आते हैं इसके तहत। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला हम देखते हैं, कवि वचन सुधा 1867 का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है कवि वचन सुधा का संपादन किया था। अगला देखेंगे कहाँ से किया था? तो वाराणसी से किया था। अगला है हमारा बुक्सा जनजाति के बारे में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं। किरात वंश के हैं
हिंदी भाषा बोलते हैं, मुख्य भोजन मछली और चावल है। तो ये हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन, केवल 3 जो है सही है। कौन सा है जो फर्स्ट जो है सही नहीं है, तो देखते हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है बुक्सा जनजाति को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करते हैं और ये हिंदी भाषा बोलते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है मछली और चावल है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में निवास करने वाली थारू जनजाति के लोग किरात वंश के होते हैं। तो ये किरात वंश के नहीं है। कौन किरात वंश के हैं, तो थारू जनजाति जो है वो किरात वंश में आती है, न कि बुक्सा जनजाति। तो इस वजह से आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो है 3 सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। प्रमुख उद्योग और जिले दिए हुए हैं। कौन सा उद्योग किस जिले में मिलता है, तो अफीम कारखाना जो है आपका कहाँ मिलेगा, तो गाजीपुर जिले में। आभूषण उद्योग ये कहाँ पे है, तो ये आपका वाराणसी जिले में है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, तो बरेली में है, न कि आगरा में। कहाँ पे, बरेली में। ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ है, तो ये आपका आजमगढ़ में स्थित है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में हमें विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर हैदरिया गांव में यह जोड़ता है। सही कथन पर चयन करना है हमें। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन सही हैं। जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी कम है आपका। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेसवे नियंत्रित है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर हैदरिया गांव से जोड़ता है। तो ये आपको दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों के बारे में कौन सा है जो सही नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही है, केवल पहला आपका सही नहीं है, बाकी 2 और 3 आपके सही हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जो है 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसी के तहत जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्राधिकार आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को जो है भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 12। हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण क्या था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1749 से लेके 54 तक होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का मूल कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों के बीच संघर्ष था। हैदराबाद में जो है नासिर जंग ब्रिटिश से समर्थित व्यक्ति थे और मुजफ्फर जंग जो है फ्रेंच समर्थित थे। और यहीं पे कर्नाटक में अनवरुद्दीन ब्रिटिश समर्थित तथा चंदा साहब जो है फ्रेंच समर्थित थे। तो कर्नाटक मतलब हैदराबाद का अलग जोन चल रहा था और आपका कर्नाटक में अलग जोन चल रहा था। इन दोनों के मध्य जो है सेनाएं लड़ रही थी। एक तरफ ब्रिटिश समर्थन कर रहे थे, दूसरी तरफ फ्रांसीसी समर्थन कर रहे थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। गलत युग्म का पहचान करना है। तो देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1498 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1602 में हुई थी, ना कि 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1731 में होती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल जो है दूसरा सही नहीं है, बाकी जो है तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजा राममोहन राय के संदर्भ में देखते हैं। इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक सही है, दूसरा जो है सही नहीं है। राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। संवाद कौमुदी जो है तो ये बंगाली में साप्ताहिक समाचार पत्र था, ना कि अंग्रेजी में। तो ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, बंगाली में होता था। इसमें जो है सती प्रथा की समाप्ति के लिए भी अभियान चलाया गया था संवाद कौमुदी का। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी का किससे संबंधित, सती प्रथा से संबंधित है, प्लस ये बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। और किसने चलाया था, तो राजा राममोहन राय ने चलाया था। कहाँ पे, कलकत्ता में चलाया था, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने कब की थी? तो देखते हैं कब की थी। 1901, 1903, 1902, 1904। तो इनका जो है गठन हुआ था 1901 में। क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना जो है दोनों भाई वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1901 में की थी। बाद में ये आगे चलकर जो है 1904 में जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है? अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया जाता है। अगला देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। इसके पीछे जो है आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है हमारा 17 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को दिए हुए कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? तो ये आपका आता है 1878 में आता है, 78 में। और प्रथम दिल्ली दरबार कब होता है? तो प्रथम दिल्ली दरबार आपका 1877 में होता है, 1877 में। राजा की उपाधि अधिनियम कब लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका 1876 में, 1876 में। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब होती है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में होती है, 1882 में। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसको मिलान कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18। संस्थाओं को उनकी स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी संस्था कब स्थापित हुई है। तो देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? तो 1870 में की गई है। इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में की गई है, 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में और इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में है, 1875 में की गई है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, 1876 में की गई है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आपका इनका कार्यकाल पता होगा तभी आप ये कर सकते हैं। अगला देखेंगे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई है। तो इसका आंसर है आपका डी। डी जो है सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है दिसंबर 1886 ईस्वी में कोलकाता में होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसी अधिवेशन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है और डफरिन ने प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी दी थी, परंतु आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में की गई थी, न कि दूसरे अधिवेशन में। इस वजह से आपका डी ऑप्शन गलत है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कर्जन था। तो ये कर्जन नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर थे, एंड्रयूज फ्रेजर। जबकि लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम भारत का वायसराय था। बंगाल में अगला देखते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटेन का वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। संजीवनी में इन्होंने क्या कहा था कि मतलब ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर शामिल हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही नहीं है, बाकी जो तीनों ही कथन है वो सही हैं। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का कौन था? एंड्रयूज फ्रेजर थे। कर्जन कौन था? तो उस टाइम पे वायसराय कर्जन था। परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है? मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना, जॉब कार्ड को समय समय पर सत्यापित करना, विदेशी भाषाओं को सिखाना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। तो इसका आंसर है आपका ए। मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को जो बढ़ाना है वो किससे संबंधित है? परियोजना उन्नति से संबंधित है। अगला है हमारा, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण आपका 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है और ये आया था आपका भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था।
बाद में इसे जो है अलग कर दिया गया। अगला देखते हैं, भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है आपका हैदराबाद में अवस्थित है, कदन्य अनुसंधान संस्थान। ये जो है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा, कदन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। ये किस बजट में आया है? तो ये आपके 2023-24 बजट में दिया गया था। अगला हम देखते हैं, उन्मुक्त परियोजना के बारे में। किससे संबंधित है ये? तो उन्मुक्त परियोजना आपका मलेरिया के उन्मूलन से, क्या लिखा है, सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन से, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से संबंधित मौतों का उन्मूलन से। तो ये उन्मुक्त परियोजना आपका किससे संबंधित है? बी ऑप्शन, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल जो रोग है आपका उसके उन्मूलन से संबंधित है। और सिकल सेल उन्मूलन का मतलब वर्ष का क्या रखा गया है? तो 2047 में आपका सिकल सेल का पूरी तरीके से भारत से उन्मूलन कर दिया जाएगा। ये जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जल दूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया? तो जल दूत ऐप जो है आपका कुआं द्वारा जल स्तर की माप, टैंक द्वारा पानी की सुविधा, मिनरल वाटर के घर पर आपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, कुआं द्वारा जो है जल स्तर की माप के लिए जल दूत ऐप जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, वह भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो इसका आंसर है आपका सी। ए तो सही है लेकिन आर आपका सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही 1916 में होम रूल आंदोलन को जो है शुरू किया या चलाया। आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक तरीके से स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करना था, न कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 27, नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया। यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित घटनाओं को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब हुई है? तो देखते हैं, लाल किले का मुकदमा कब हुआ था? तो लाल किले का मुकदमा हुआ था आपका 1945 में। 1945 में। CR फार्मूला कब आया? तो 1944 में आपका CR फार्मूला आता है। 1944 में। शाही नौसेना का विद्रोह कब होता है? तो ये होता है आपका 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह होता है। और शिमला सम्मेलन कब होता है? तो शिमला सम्मेलन आपका होता है जून 1945 में। जून 1945 में आपका शिमला सम्मेलन होता है। अब 245 में 2 हो गए, जैसे आपका लाल किला मुकदमा और शिमला सम्मेलन। तो लाल किला मुकदमा कब होता है? तो ये जुलाई 1945 में होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। बाकी जो है आप सुमेलित कर भी सकते हैं खुद से भी, और आपको डेट और मंथ देख लीजिए, याद होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। पूसा 208 किसकी प्रजाति है? तो पूसा 208 जो है आपके चने की प्रजाति है। अगला देखते हैं, भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम देखना है हमें। तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? RNA की उपस्थिति, DNA की उपस्थिति, गुणन, जीव द्रव्य का अभाव। तो ये हो जाएगा आपका डी। जीव द्रव्य का अभाव जो है विषाणुओं में सजीवों के लक्षण नहीं है। विषाणु अतिसूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। कौन? विषाणु। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्राइट्स रोग की नेफ्राइटिस भी कहते हैं। ब्राइट्स रोग को जो है नेफ्राइटिस भी कहते हैं। यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है सही हैं कि ब्राइटिस रोग जो होता है इसका संबंध किससे है? तो ये आपका नेफ्राइटिस भी इसे कहते हैं इस रोग को। यह रोग जो है आपके वृक्क से संबंधित या वृक्क के खराब या यूं कहे किडनी खराब होने के से संबंधित है। अगला हम देखेंगे,
प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपका 9.46 10⁻15 मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी। अगला हम देखते हैं, ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला है हमारा, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार भी माना जाता है। यह एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में कितना 62% आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन जो होता है आपका ये कितना पाया जाता है 20%, हाइड्रोजन जो है 10% और नाइट्रोजन कितना पाया जाएगा 8% पाया जाता है। तो ये जो है जीव द्रव्य के अंदर ये सारे तत्व पाए जाते हैं, और किस मात्रा में पाए जाते हैं तो ये भी हमने देख लिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण, सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सीमांत स्थायी सुविधा दर जो है आपका गुणात्मक साख के नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के निर्धारण तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? परिमाणात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण। अब इसको किस किस भागों में बांटा गया है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से उसमें गुणात्मक में आते हैं और कौन से हैं जो परिमाणात्मक में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। राजकोषीय नीति का संबंध जो है केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। मौद्रिक नीति जो कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो इस वजह से आपके तीनों ही ऑप्शन जो है सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी, शिवरामन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक स्थापना से संबंधित है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये हो जाएगा आपका नाबार्ड से संबंधित है आपके शिवरामन समिति, और इन्हीं की अनुशंसा पे जो है जुलाई 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आपका नाबार्ड की फुल फॉर्म है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? ये किस किस राज्य में आपका पुदुचेरी फैला हुआ है? तो देखते हैं। पौंडीचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मुख्य क्या होता है? इसके मुख्य जो है कुछ स्टेट में फैले हुए हैं जिले, देखते हैं कौन कहाँ है। तो पुदुचेरी जो है वो कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के सीमा पर है आपका। तमिलनाडु में आपका पुदुचेरी मिलेगा। कराईकल भी आपका तमिलनाडु में ही मिलेगा। यनम जो है आंध्र प्रदेश में मिलेगा। माहे जो है केरल में मिलेगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है कि कर्नाटक में जो है पुदुचेरी का कोई भी भाग फैला नहीं है। आंध्र प्रदेश में आपका क्या मिलेगा? यनम हो जाएगा। केरल जो है, केरल में क्या मिलेगा? माहे मिलेगा। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु में मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी जो है सही है। निम्नलिखित में से किन मदों को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? विदेशों से प्राप्त उपहार, अंश पत्र का क्रय विक्रय, घरेलू सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी। उपयुक्त सभी को जो है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवाएं, अंश पत्र एवं ऋण पत्र का क्रय विक्रय, विदेशों से प्राप्त उपहार आदि को जो है आदि मदों को किसी भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला हम देखेंगे, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो कोयले में सबसे ज़्यादा भंडार करते हैं। तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद उड़ीसा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा और सबसे लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल आएगा। जबकि कोयले के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे आता है। भंडार की दृष्टि से सबसे पहले झारखंड आ रहा है, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले आएगा। तो भंडार और उत्पादन दोनों ही ध्यान दीजिएगा कौन सा पूछ रहा है।
वर्तमान में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? तो प्राकृतिक देश मतलब प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये आपका यूएसए करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राकृतिक गैस के सिर्फ 5 उत्पादक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, चीन, कतर। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 43। बजट 2023-24 के अनुसार आय के 3 शीर्ष स्रोत कौन से हैं? तो आय के सबसे ज़्यादा 3 स्रोत कौन है देखते हैं। उधार और अन्य देयताएं, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर। इन तीनों सोर्स से हमें क्या मिलती है? तो आय की सबसे अधिक प्राप्ति होती है। देखते हैं, तो बजट 2023-24 के अनुसार, बजट जो है आपका 2023-24 के अनुसार सरकार की आय प्राप्ति के शीर्ष स्रोत कौन कौन से हैं? तो उधार एवं अन्य देयताएं हैं। उसके बाद कितना परसेंट यहाँ से मिलता है? तो 34% यहाँ से आपको प्राप्त होता है। जीएसटी से कितना मिलता है? तो 17% आपका जीएसटी से मिलता है। और निगम कर से कितना मिलता है? तो 15% आपका निगम कर से मिलता है। और इसके बाद जो है आयकर आता है, जिससे कितना मिलता है? तो 15% आयकर से भी आपका प्राप्त होता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो देखते हैं किसने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा ए में कौन आ रहा है? तो आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम हैं। मोहम्मद, यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी कम है। मोहम्मद काजिम, इन्होंने जो है आलमगीरनामा पुस्तक लिखी है। और हसन निजामी जो है ताजुल मासिल लिखते हैं। ख्वादी मीर जो है हुमायूंनामा लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ पुस्तकें। अगला हम देखेंगे, तानसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। यह अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। इनका मकबरा रीवा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि इनका मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका ग्वालियर में स्थित है, न कि इनकी समाधि है, मकबरा नहीं है। तो इनकी समाधि आपका ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर। और बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, याद रखिएगा। किसके बारे में? तानसेन के बारे में। बेमेल युग्म है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। एक्टिनोमीटर से क्या मापते हैं? एक्टिनोमीटर का प्रयोग जो है सौर विकिरण के मापक में किया जाता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो विशिष्ट स्थान पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र क्या कहलाता है? ग्रेविमीटर कहलाता है। विशिष्ट स्थान पर आपका गुरुत्वाकर्षण का मापन करना क्या कहलाता है? ग्रेविमीटर कहलाता है। कैथोटोमीटर किससे संबंधित है? तो ऊर्ध्वाधर दूरी मापक यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ जो है आपका पौधों की वृद्धि मापने वाला है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। और बंगाल विभाजन का विरोध कब किया जाता है? तो 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। और इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन का भी घोषणा किया जाता है 7 अगस्त 1905 को। लेकिन शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन आपका बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48। कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो देखते हैं किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है कैमरा एवं दूरबीन के लेंस के लिए किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो धूप वाले चश्मे के लिए किया जाता है। जो धूप वाला आप चश्मा लगाते हैं उसके लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग जो है फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। क्राउन कांच का प्रयोग जो है चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डॉगर बैंक जो है आपका उत्तरी सागर में स्थित है। आर्कटिक के आसपास यूरोप वाला एरिया जो होता है वहाँ पे आपका डॉगर बैंक स्थित है। किरूना जो है, किरूना कहाँ है? तो स्वीडन में जो है लौह अयस्क क्षेत्र है किरूना। सीन नदी कहाँ है? सीन नदी जो है आपका पेरिस के किनारे स्थित एक नोडल नगर है, नोडल टाउन में। फ्रांस जो है, फ्रांस मेसेटा का पठार जो है फ्रांस में न होके कहाँ है? तो ये आपका स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। स्पेन प्लस पुर्तगाल की सीमा पे क्या है? मेसेटा का पठार। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है और सभी जो है सही है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पी तरंगे, पी तरंगों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे, जिसमें सर्वाधिक वेग होता है, इनका जो है वेग सर्वाधिक होता है। ये तरंगे ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में आपके पी तरंगे मिलती हैं। एस तरंगे किसे कहते हैं, ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। ये तरंगे जो हैं आपकी, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और पी तरंगों के बाद ये पहुंचती हैं। इनका वेग जो है पी तरंगों से थोड़ा कम होता है। ये तरंग जो है तरल पदार्थ में होकर नहीं गुजरती। एस तरंगे सिर्फ ठोस में गमन करती है, न कि तरल में, जबकि आपका पी तरंगे तीनों में ही गमन कर, ठोस, तरल, द्रव तीनों में ही गमन करती है। धरातली तरंगे जो है, एल तरंगों को हम धरातली तरंगे कहते हैं। ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं और इनका वेग जो है सबसे कम होता है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो इस वजह से हम देखेंगे इसमें से कौन सुमेलित है, तो सभी जो हैं आपके सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे, तो एस तरंगे जो है आपका तरल पदार्थ में विलुप्त हो जाती हैं और ये सिर्फ ठोस में गमन करती हैं। तो इस वजह से आपका तीनों ही जो है सही सुमेलित हैं। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय में किया था। सही कथन का चयन करना है। तो केवल एक आपका सही है, दूसरा जो है सही नहीं है। यूपी के गाजीपुर जिले में जो है आपका भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। तो भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, यूपी के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ है। जो गुप्त शासक किसका है, तो स्कंदगुप्त का है। जो गुप्त शासक हैं आपके स्कंदगुप्त, उनका ये आपका भीतरी स्तंभ लेख है। इस अभिलेख में जो है हूणों के पहले भारत पर आक्रमण का हमें जानकारी मिलती है कि हूणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसके टाइम पे किया था, स्कंदगुप्त के टाइम पे किया था, न कि आपके कुमारगुप्त के टाइम पे किया था। हूणों के पहले आक्रमण के समय भारत का शासक गुप्त वंशीय शासक कौन था, स्कंदगुप्त था। इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। जैसे कठोपनिषद में किसका उल्लेख है, तो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य का उल्लेख है। तो इस वजह से आपका ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 53। क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैन धर्म, वेदांत, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका आंसर है आपका बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका क्षणिकवाद का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है। तो ये जो है कौन लाया था आपका क्षणिकवाद का सिद्धांत, बौद्ध धर्म से लाया था। और किसने लाया था, गौतम बुद्ध ने। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पर है। चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कब जारी किया गया, तो COP28 के दौरान ही इसे जारी किया गया था, जिसमें भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाला देशों की सूची में बना हुआ है। भारत का स्थान कितना है, तो 7वां स्थान है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। चौथे पे जो है आपका डेनमार्क है। चीन जो है आपका 51 स्थान पर है, 51 स्थान पर, न कि 15 स्थान पर। अगला देखेंगे, नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम देखते हैं हम। तो नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले 4 देश देखेंगे। सबसे पहले आपका बिहार हो जाएगा, फिर आपका झारखंड आएगा, उसके बाद आपका मेघालय आएगा, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किन्नौर घाटी आपका जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी आपका केरल में स्थित है। ये जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। युथांग घाटी आपका सिक्किम में अवस्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हॉट स्प्रिंग के लिए आपका युथांग घाटी प्रसिद्ध है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, क्यों माना जाता है। ये सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं।
इनमें कोशिका नहीं होती है, ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं उपरोक्त सभी कारणों से। तो उपरोक्त सभी कारणों से जो है विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। 1838 में एमजे स्लाइडन और क्या नाम है इनका, थियोडर स्वान, दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। विषाणु ऐसे प्रारंभिक जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये इन्होंने कहा था। किसने? स्लाइडन और स्वान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 58, निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी? तो ये की गई थी आपका 1957 में। निर्यात साख एवं गारंटी निगम ECGC की स्थापना जो है 1957 में की गई थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 59, बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में BM मालावारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ब्रह्म मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम। तो ये था आपका सम्मति आयु अधिनियम। कब आया था? तो 1891 में आया था। 1891 में पारसी समाज सुधारक BM मालावारी, ये किस समाज से संबंधित है? तो ये पारसी थे आपके BM मालावारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु जो है न्यूनतम 12 वर्ष रखी गई और लड़कों की जो है 14 वर्ष रखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध भी किया था। तो इस पूछा जाता है इस अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो तिलक ने किया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में सत्य है? तो देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में इसके गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। न तो आपके सत्य कथन कौन से हैं? तो दोनों ही आपके सत्य कथन हैं कि राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के संबंध में दोनों ही कथन आपके सही हैं। इस कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देश में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए त्वरित कार्य करना। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर रही है? तो कौन कौन से जिले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर रही है? तो ये 3 जिले हैं आपके, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा और महाराजगंज। ये तीनों ही जिलों में जो है जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और गोरखपुर में स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से हम देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वह बैंक तथा उसकी स्थिति के बारे में कौन सा जो है सही है? तो देखते हैं कौन सा बैंक था। ये था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 63, टंगनिका झील के बारे में सही कथन का चयन करना है। यह एक भ्रंश घाटी झील है। यह तंजानिया, जारे, बुरुंडी और जाम्बिया तक विस्तृत है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 चारों ही कथन आपके सही हैं। किसके झील के बारे में? तो टंगनिका झील जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपके अफ्रीका में स्थित है। अगला देखेंगे, फ्लोरिडा जल संधि निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ती है? तो देखते हैं, फ्लोरिडा जल संधि आपका मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। फ्लोरिडा एवं क्यूबा को अलग भी कौन करता है? तो फ्लोरिडा जल संधि या फ्लोरिडा स्टेट। अगला देखते हैं कौन सा जो है सही नहीं है, झील और राज्य। आपका चपनाला झील कहाँ है? तो ये आपका असम में स्थित है। साला झील कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कालीवेली झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। अष्टमुडी झील आपका केरल में स्थित है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम क्या कहते हैं? IMF भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सुझाव पर की गई है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागर धारा है? तो देखते हैं कौन सी गर्म महासागर धारा है। कनारी, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला,
लेब्राडोर। तो यहाँ पे सभी जो है किस महासागर से संबंधित है, तो अटलांटिक महासागर से सभी धाराएं संबंधित हैं। कनारी, बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर किस महासागर में पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में। कनारी धारा और आपकी बेंगुला धारा और लेब्राडोर ये तीनों ही आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 5वां हो जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। और पहले 4 पे कौन है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका चीन हो जाएगा, चीन फर्स्ट पे आएगा, फिर आपका भारत आएगा, भारत, फिर आएगा USA, उसके बाद आएगा आपका इंडोनेशिया और फिर आएगा यूपी का नंबर। तो इस वजह से आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये मंत्रालय आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला युवा कार्यक्रम का जो है आता है। अगला देखेंगे, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया था? तो ये आपके मोहम्मद यूनुस द्वारा जो है दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो आपकी धारणा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? तो मोहम्मद यूनुस द्वारा दी गई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, कडाउम पहाड़ी। उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपकी आ जाएगी नागरी पहाड़ी। नागरी पहाड़ी सबसे पहले आएगी आपकी, सबसे उत्तर में कौन सी होगी? नागरी पहाड़ी। फिर होगी आपकी सेवराय पहाड़ी, ये कहाँ पाई जाएगी सेवराय? तो तमिलनाडु में। फिर आएगी आपकी पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी। और सबसे लास्ट में आपका कार्डामम पहाड़ी आएगी, कार्डामम पहाड़ी, जिसे हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना कब आई? 2022 में आई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 2019 में आई थी। जल मिशन, जल जीवन मिशन कब आया था? तो जल जीवन मिशन जो है आपका यह 2019 में आया था, न कि 2020 में आया था। प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन योजना 2019 में आई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये कब आई थी? तो 2016 में आई थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। ये आपकी स्कीम है, याद रखिएगा कौन सी योजना कब आई, हर बार एक मिलान के लिए जरूर रहता है। निम्न भारतीय राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि किस राज्य की कितनी तटरेखा लंबी है। देखते हैं, सबसे ज़्यादा लंबी जो है गुजरात की तटरेखा है, कितनी है? तो 1214 है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है 973, आपका आंध्र प्रदेश की तटरेखा आती है सब। और उसके बाद आएगी आपकी तमिलनाडु की 906 और सबसे लास्ट में होगी आपकी महाराष्ट्र की 657। तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? फर्स्ट पे गुजरात आएगा, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे आपका तमिलनाडु और फोर्थ पे कौन आएगा? तो गुजरात आएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गुजरात नहीं महाराष्ट्र आएगा। तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही है कि किसकी तटरेखा कितनी लंबी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, रामगंगा नदी दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। रामगंगा नदी जो है दूधा टोली उत्तराखंड से निकलती है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, न कि यमुना की। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम की ओर सही हमें लगाना है। देखते हैं कौन सा लगाना है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी आएगी गोदावरी, गोदावरी के बाद आएगा आपका कृष्णा, कृष्णा के बाद आएगा पेन्नार, पेन्नार के बाद आएगी कावेरी। तो यहाँ से आप सी ऑप्शन देख सकते हैं। अभिलेख और शासक देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख आपका गौतमी वल्सरी से संबंधित है, जो सातवाहन शासक हैं। और एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कहाँ है पुलकेशिन द्वितीय? थर्ड पे। मंदसौर अभिलेख आपका यशोधर्मन से संबंधित है।
तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 77 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य है? यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन जो है सत्य हैं। आर्टिकल 148 में किसकी बात की गई है? तो कैग की बात की गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए उसी के तहत ये अपना कार्य छोड़ देता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया डी ऑप्शन। अब हम देखेंगे अगला, अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में विभक्त करता है? तो अरब सागर की द्रोणी को जो है कालसर्ग बर्ग कटक जो है 2 भागों में विभाजित करता है। हिंद महासागर में कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक सतत रूप से जलमग्न कटक पाए जाते हैं जो हिंद महासागर को 2 बराबर श्रेणियों में विभक्त करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सकोत्रा है, चैगोस है, सेंट पाल, करगुल, ग्रासवर्ड, ये सभी जो हैं कटक पाए जाते हैं कहाँ पे? तो हिंद महासागर से लेकर अंटार्कटिका तक। जो अरब सागर को 2 भागों में बराबर में विभक्त करता है वो कौन सा है आपका? तो कालसर्ग बर्ग है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 202 के तहत। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष जो है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत करता है। यह जो है अनुच्छेद 202 में वर्णित है और आर्टिकल 200 के अनुसार जो है राज्यपाल किसी विधेयक पर जो है अनुमति देता है या अनुमति के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। ये आर्टिकल आपके 200 में वर्णित है। अगला हम देखते हैं, पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब हिमालय का विस्तार आपका सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंधु और सतलज नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और तीस्ता के मध्य है, सतलज और तीस्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ऑप्शन भी सही से नहीं दिया हुआ है। पंजाब हिमालय किनके मध्य स्थित है? सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित है। जबकि आपका कुमायूं हिमालय किसके मध्य स्थित है? कुमायूं हिमालय, तो ये आपका सतलज प्लस आपका काली नदी के बीच स्थित है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो ये आपका काली और तीस्ता के मध्य आपका नेपाल हिमालय स्थित है, काली प्लस तीस्ता। और असम हिमालय किसके बीच स्थित है? तो असम हिमालय आपका तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है, ब्रह्मपुत्र। तो इस वजह से आपका ये तीनों ही हिमालय आप तैयार कर लीजिए, चारों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला हम देखेंगे, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये तो गलत है लेकिन आर सही है। गंगा के मैदान में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसूनी वर्षा जो है घटती जाती है, न कि बढ़ती है, क्योंकि गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि यह अपनी ऊंचाई की ओर जाती हुई मिलती है। तो अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, यूरोप महाद्वीप में जो है 49 देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल टोटल कितने हैं? तो 50 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 50, इसमें कुल 50 देश हैं। जबकि अफ्रीका में कितने हैं? तो 54 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 23 देश हैं। और यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो ये आपके 51 देश हैं। तो ये हम देखेंगे, यूरोप में कितने हैं? तो 51 देश हैं। और एशिया में कितने हैं? तो 50 देश हैं। अफ्रीका में आपके 54 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83, सी स्किमिंग क्या है? सी स्किमिंग क्या है? तो देखते हैं ये क्या है। यह वह स्थिति है जब कोई मिसाइल समुद्र के सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण वह रडार के पकड़ में नहीं आती है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, सी स्कीमिंग कहते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 84। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 85। मैग्नेटॉर या मैग्नेटॉर्स क्या है? तो देखते हैं, न्यूट्रॉन तारे, चीन द्वारा प्रक्षेपित चंद्र अभियान, भूकंपीय क्षेत्र, उल्का पिंड। तो ये हो जाएगा आपका ए। न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटॉर या मैग्नेटॉर्स कहते हैं, जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है आपका। अगला देखते हैं, G20 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन 1999 में किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका डी। 2 और 3 दोनों ही असत्य हैं। G20 का गठन जो है 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट एवं पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। यह विकसित एवं विकासशील देशों का एक संयुक्त संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो यहाँ पे आपका असत्य क्या है, 2 और 3। इसमें बोल रहा था कि भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि है भारत। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तित होती रहती है। तो इस वजह से 2 और 3 आपके गलत हैं। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपके गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा ना हो पाए और उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए हम कौन सा प्रस्ताव लाते हैं? तो गिलोटिन प्रस्ताव लाते हैं। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। बांध और नदी दिए हुए हैं, तो देखते हैं। बोनविले बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोलंबिया नदी पे स्थित है। हूवर बांध कहाँ पे है? कोलोराडो नदी पर है। स्टैनले बांध जो है ये कहाँ पे है? कांगो नदी पर स्थित है। ओकोसोम्बो बांध जो है आपका वोल्टा नदी पर स्थित है। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत का कला भवन संग्रहालय स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो भारत का कला भवन संग्रहालय आपका वाराणसी में स्थित है। अगला देखते हैं 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अंगीकृत, अधिनियमित, समर्पित, आत्मार्पित। तो बी ऑप्शन आपका समर्पित जो है ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है प्रस्तावना में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है। मेरेस्मस रोग जो है प्रोटीन की अधिकता से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 आपका सही है, लेकिन आपका चौथा सही नहीं है। मेरेस्मस रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, न कि अधिकता के कारण होता है। अगला देखते हैं, रक्त में, यहाँ लिखा है रक्त, ध्यान दीजिएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से आपका मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा तब बढ़ती है जब अग्नाशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। इस वजह से आपका रक्त कोशिका में मधुमेह बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना पकाने की व्यवस्था होती है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। कौन सा कथन जो है सही है? सी। दोनों ही ऑप्शन आपके सही है कि प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके भोजन जो है बनाने की व्यवस्था होती है, जिस कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है और प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्च तापमान के ऊपर छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे हुए वजन का भार जो है निर्भर करता है। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी। केवल दूसरा जो है आपका सही है।
सही नहीं है, बाकी जो है 1 और 3 जो है सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL, जिसे हम हाल कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, न कि मुंबई में है, बेंगलुरु में है। इसका प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 95। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में सही कथन देखना है। सिकल सेल एनीमिया रोग एक वंशानुगत रोग है। इससे श्वेत रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य 2051 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता या सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 3 तो सही है, लेकिन 2 और 4 सही नहीं है, क्योंकि ये आरबीसी से संबंधित है। जो रक्त तो कौन सा होता है? तो लाल रक्त जो होता है उससे संबंधित है, न कि श्वेत रक्त से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य जो है 2047 तक आपका सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने की लक्ष्य रखा गया है, न कि 51 तक। इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ अवस्थित है? तो मोसुल जो है आपका कहाँ अवस्थित है? ये आपका इराक में अवस्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो ये है आपका 902। और 2001 से 11 के बीच जो है 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी कितना दर्ज की गई? तो 14 की गई है। ध्वनि की गति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये आपके माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, तो ये सही है। मृत घाटी कहाँ है? तो ग्रेट बेसिन पठार में स्थित है आपका मृत घाटी। ग्रैंड कैनियन ये कहाँ पे स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन आपका ये पड़ेगा आपका, तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? तो ग्रेट बेसिन पठार में ये भी स्थित है। कौन? ग्रेट कैनियन। और कास्ट मैदान कहाँ है? तो चूना प्रदेश कहा जाता है इसे। तो इस वजह से सी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 100। उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है? तो ये कब किया गया है? ये किया गया आपका जून 2020 में किया गया है। सेमीकंडक्टर के संबंध में देखना है, यह एक अर्धचालक होते हैं। इनका उपयोग जो है करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अनुसंधान और विनिर्माण के लिए अमेरिका तथा कनाडा से समझौता किया है। कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए। 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन आपका चौथा जो है सही नहीं। सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक उन्हें कहा जाता है जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। भारत ने अमेरिका तथा जापान से सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए समझौता किया है, न कि कनाडा से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। संविधान के आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक आपका सही है। आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। मार्शल लॉ को संविधान में व्याख्यायित या परिभाषित नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, IR कोल्हू बनाम तमिलनाडु, AK गोपालन बनाम मद्रास, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। IR कोल्हू बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका नवी अनुसूची में जो भी आप शामिल होगा उसको जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। ये कब से ये प्रावधान किया गया था? तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी
सब्जेक्ट आपका 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा उन सभी की समीक्षा की जाएगी, जबकि इससे पहले जो भी 9वीं अनुसूची में शामिल होता था उसकी समीक्षा नहीं की जाती थी। ये आपका कब आया था ये निर्णय? तो IR कोल्हू का निर्णय आया था 2007 में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा कथन जो है सही है? देखना हमें कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका 2, मतलब सी ऑप्शन, जो इसमें दोनों ही कथन आपके सही है कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई, परंतु इसे संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में मिला है। अगला देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है आपके भाग 8 और आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक में आपका यूटी के बारे में वर्णन किया गया है कि यूटी कैसे बनेगी या फिर इसका गठन किस चीज़ से मिलकर होगा। ये सभी का वर्णन किस में है? तो भाग 8 और आर्टिकल 239 से लेकर 242। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूपीआई का पूर्ण रूप है? तो यूपीआई का पूर्ण रूप आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका यूपीआई का पूर्ण रूप है। इसका विकास जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और संबंधित ठंडी जलधाराएं। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बेंगुला से संबंधित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो पेरू में है। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये फॉकलैंड में है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। 2001 से लेकर 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी आपकी पंजाब राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है 919 है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई थी? तो पंजाब में कितनी की गई थी? तो +48 की गई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। क्या होता है ये स्टार्च? तो ये होता है आपका पॉलीसैकेराइड। पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड होता है ये मिलता है हमें। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है आपकी PM कौशल सतरंग योजना, CM शिक्षुता योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना। उपरोक्त सभी जो है आपका किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही है ये सभी योजनाएं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित नहीं है? मतलब इससे क्या संबंधित नहीं है? तो देखते हैं, इस संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 72 वर्ष कर दी गई है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम 50 वर्ष की आयु, मतलब 50 वर्ष की गई है। अधिकरण में न्यायिक सदस्यता के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 4 तो सही हैं, बाकी आपका 2 और 4 सही नहीं है, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा आपका सही है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड में स्थित है, न कि आपका कोच्चि में स्थित है। कहाँ पे? कोझिकोड में अवस्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका अब 113। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1969 में मद्रास राज्य द्वारा नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। 1987 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आते हैं। 1974 में लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी जो है 1, 2, 3 तीनों ही सही है। देखते हैं डी जो है क्यों नहीं सही है।
तो 1974 में नहीं, 1973 में जो है 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के मिलाकर जो है लक्षद्वीप इसका नाम रखा गया है। अगला हम देखेंगे, वित्तीय आपात के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी अनिवार्य है। इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 3 जो है आपके सही नहीं है, पहला और चौथा आपका सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा घोषित तिथि के 2 माह के भीतर होती है, न कि 1 माह। कितना? 2 माह। 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिलनी जरूरी होती है। इसका जो है आपातकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। 1992 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक आपका सही है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो डी जेनेरियो 2+20 सम्मेलन में जो है प्रस्तावित किया गया। इसके तहत जो है 17 लक्ष्य घोषित किए, जो हमारे 17 SDG लक्ष्य हैं वो यही है। इन्हें कब तक पूरा करना है? तो 2030 तक इनको जो है 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसे हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहते हैं, की स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है? कौन है जो नहीं है? सिद्धेश्वरी देवी, रसूलबाई, मोतीबाई, बेगम अख्तर। तो ये हैं आपकी बेगम अख्तर। इनका संबंध जो है बनारस घराने से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 117। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर शहर में स्थित है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। यह जो है जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई भाग में निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तराई क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनारस में स्थित नहीं है? भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, संकट मोचन मंदिर। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। महापरिनिर्वाण मंदिर आपका कुशीनगर में स्थित है, न कि आपका बनारस में। बाकी तीनों ही बनारस में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? मेरठ, मथुरा, लखनऊ, रामपुर। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, रामपुर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में अवस्थित है। लोकगीत और क्षेत्र दिए हुए हैं। कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो होरी जो है ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। इसूरी फोक जो है ये कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ढोला आपका पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। कजली आपका कहाँ गाया जाता है? तो ये आपके मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 122। इस्लाम धर्म को मानने वाली माही गिर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये है आपका बिजनौर। इस्लाम धर्म को मानने वाली माही गिर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। यह जो है मछुआरा जनजाति है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली होता है। 2011 की जनगणना देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी आपका 9.5% है। अगला है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो ये जो है कब प्रारंभ किया गया? 2000 से लेकर 2001 में प्रारंभ किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए 2000 से लेकर 2001 में शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपके मिर्जापुर में स्थित है। जुलाई 2023 में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? खजुराहो, पटना, उदयपुर,
हैदराबाद, तो ये आपके खजुराहो में किया गया है। जुलाई 2023 में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन खजुराहो एमपी में किया गया है। जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना के तहत सांत्वना राशि जारी की गई है? ये सांत्वना राशि कितनी जारी की गई है? तो ये आपका है हरियाणा द्वारा जो है सांत्वना राशि जारी की गई है। अगला देखेंगे, जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से UN महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस घोषित किया गया है? तो ये किया गया 20 जून को। अगला देखेंगे, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये देश था आपका तुर्कमेनिस्तान को जो है अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है आपका कौन सा है? 127वां नंबर जो है वो भारत का स्थान है। जून 2023 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शक्ति दीदी अभियान का प्रारंभ किया गया है। जुलाई 2023 में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक मानचित्रण करने के उद्देश्य से मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये था आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की गई है। कब की गई? जुलाई 2023 में की गई है। अगला देखेंगे, जून 2023 में अनुसुईया समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका मणिपुर में शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना। अगला देखेंगे, जुलाई 2023 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाना है। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है आपका 80 स्थान पर भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पे। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नमदा कला शिल्प को पुनर्जीवित किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का शिल्प कला है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर का शिल्प कला है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 138। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है आपके नरेंद्र मोदी को जो है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये किसके जन्मदिन पर किया था? तिलक के जन्मदिन पर यह किया जाता है। अगला है हमारा, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है विल्नियस लिथुआनिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लिथुआनिया में किया गया था। नाटो का गठन कब हुआ था? तो 1949 में नाटो का गठन किया गया था। नाटो में कौन सा भी देश एक शामिल हुआ है? जरूर कमेंट करिएगा। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने की थी, जो G20 की। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? तो ये अरब देश है आपका UAE। अलग देखते हैं, जुलाई 2023 में जुलाई 2023 में मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाई जाएगी आपकी दिल्ली में स्थित है, मतलब दिल्ली में बनाई जाएगी। अगला देखेंगे, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीकरण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके के राजा रामन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 140। जून 2023 में इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका म्यूनिख
काहिरा, ओटावा, पेरिस। म्यूनिख जर्मनी में किया गया है आपका इंटरसोलर यूरोप 2023 का आयोजन। ये किससे संबंधित है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से ये प्रदर्शनी संबंधित है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा एक जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बन गया है? तो ये है आपका बंगलुरु। बंगलुरु जो है आपका WCCF का सदस्य बनने वाला प्रथम शहर बन गया है। अगला देखते हैं, जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका राज्य में अपराधी एवं माफियों से निपटना। ये क्या कहलाएगा? आपका ऑपरेशन कन्विक्शन कहलाएगा। अगला है हमारा, जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया है? तो ये जो है आपका तेलंगाना जो है, तेलंगाना राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया है। यह गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आदिलाबाद जिले में। अगला है हमारा, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुई हैं? तो ये पहली महिला कौन है? ये हैं आपकी एडमिरल लिसा फ्रेंचटी हैं। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? जालौन, शहडोल, चूरू, कांगड़ा। तो ये जो है आपका किया गया है शहडोल MP से किया गया है। जुलाई 2023 में मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ शहडोल MP से किया गया है। इस मिशन की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023 में की गई थी। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। सिकल सेल एनीमिया जो है आपका ये रक्त संबंधी आपका एक रोग होता है जो अनुवांशिक रोग है। अगला हम देखते हैं, तो ये हमारा 150 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स।